मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है पैराडाइज साइंस सेंटर में। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट का टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बेस को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम एसिड बता चुके हैं आपको। आज हम बेस पर चर्चा करेंगे और एक लेक्चर इसमें और रह जाएगा जिस पर हम साल्ट का चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम बेस को समझते हैं, क्षार को समझते हैं और क्षार का क्या पहचान है, क्या परिभाषा है, इसका क्या क्या उपयोग है, कितने प्रकार हैं, ये इन सभी बातों को हम देखेंगे। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं इसके उपयोग से। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्षार, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, साल्ट का बेस को पढ़ेंगे हम लोग आज, बेस क्षार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इसको भस्म भी कहा जाता है, भस्म कहते हैं क्षार को, बेस को क्षार कहते हैं या भस्म कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझेंगे क्या है, थोड़ा कुछ डिफरेंस है, इसलिए जब हम पूरा पढ़ेंगे समझेंगे। चलिए, व्हाट इज बेस, क्षार क्या है, क्षारक क्या है, भस्म क्या है, या क्षार क्या है, या क्षार कर लें, क्षार क्या है, या इसी को बेस कर लें, क्या है। तो देखिए, इसको आप बहुत सा पहचान है, बहुत सा चीज़ है इसके साथ, लेकिन अगर केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करें हम, तो कहेंगे कि वह यौगिक जो किसी अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है उसी को हम भस्म कहते हैं, उसी को हम क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली कहेंगे, वह यौगिक जो किसी अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, जल बनाता है। बस ये इसका केमिस्ट्री का परिभाषा यही है, ठीक है। अब इसके बाद अब जैसे देखेंगे कि कोई भी क्षार अगर ले लेंगे, जैसे कि यानी वो क्षार है, जब इसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे HCl से, तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा NaCl + H2O। ये इसका ये पहचान होना चाहिए केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से कि जब भी, और कुछ नहीं बनना चाहिए, ध्यान रहे। क्षार के अलावा जैसे ये लवण और जल से कुछ बन गया तो वो क्षार नहीं कहलाएगा, उसको दो ही चीज़ बनना चाहिए। क्या क्या बनना चाहिए, केवल लवण और जल ही बनना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और बन जाए, हाइड्रोजन गैस बन जाए, कुछ CO2 गैस बन जाए, तब वो नहीं हुआ, ठीक है। तो सिर्फ इसका है कि दो ही चीज़ की बात कर रही है, दो ही चीज़, तीसरा कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए, तीसरा कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए, तब हो गया। ये केमिस्ट्री का परिभाषा यही है अभी के सबसे, जो सब चीज़ को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये हम लोग मानेंगे। अब हम लोग बहुत से और भी परिभाषाएँ हैं, और भी बातें हैं, उसको भी देख लें। ये तो केमिस्ट्री की शॉर्टकट बात हम बोले, लेकिन इसके अलावा भी है। अब क्षार क्या, बहुत सा चर्चा हम लोग जो देखते हैं जो होता है, उसमें देखिए इसका पहचान क्या है। तो क्षार की विशेषता पर आते हैं, तो आप क्षार को और जानेंगे। क्षार की विशेषताएं, क्षार की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है, तो हम इसका पहचान पहले कैसे कर सकते हैं। पहचान, इसको हम देखते हैं पहचानने का तरीका, पहचान। तो पहचान हम कैसे करते हैं, इंडिकेटर से। पहचान कैसे करते हैं, इंडिकेटर द्वारा। कौन कौन इंडिकेटर हैं देख लेते हैं, इंडिकेटर द्वारा, ठीक है। अब इंडिकेटर कौन कौन है, तो सबसे पहले तो इंडिकेटर है कि अगर आप कुछ नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा चख के देखते हैं। कोई चीज़ खाने पीने वाला पदार्थ होता है तो चख के भी देखा जा सकता है कि नहीं देखा जाए। जैसे आप साबुन को जरा चख के देखिए, कभी नहाते समय मुंह में चला जाता है, कैसा लगता है, कड़वा लगता है, नहीं। तो बस ये हो गया स्वाद। स्वाद कैसा रहेगा इसका, कड़वा रहेगा, बिटर, बिटर, बिटर टेस्ट। वहाँ पर एसिड में हम लोग क्या पढ़े थे, वहाँ पर खट्टा रहता था, ठीक है। तो वहाँ पर खट्टा था, यहाँ पर कड़वा है, ठीक है। चलिए अगला है, ये दूसरा है लिटमस पेपर। हम लोग लिटमस से सब चीज़ चेक करते हैं यहाँ पर। तो लिटमस में वहाँ पर लाल होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा, ठीक है। लाल को नीला कर देता है, वहाँ नीला को लाल कर देता था। चलिए तीसरा है, ये ध्यान रखिएगा, ये नीला शब्द याद रखिएगा, आपको परीक्षा में समझ में यही आ जाएगा, है ना। ये नीला कर देता है लिटमस को। अब है, अगर और है तो अब हम लोग देखते हैं, दूसरा है pH मान। pH मान क्या होना चाहिए इसका, जो भी क्षार रहेगा 7 से अधिक होना चाहिए, 7 से अधिक, 7 से अधिक। कहाँ तक रहता है pH, तो जानते हैं कि 0 से 14 तक रहता है, तो ये 14 तक जा सकता है ये, ठीक है। 7 से 14 तक जा सकता है, 7 से ऊपर, 7 नहीं, 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक रहना चाहिए, ठीक है। ये 7 से अधिक रहना चाहिए, तब हो गया क्षार। अच्छा, उसके बाद एक होता है मिथाइल ऑरेंज।
इसका पहचान मिथाइल ऑरेंज से भी आप कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है ऑरेंज यानी नारंगी टाइप का, और इसका ये रंग कैसा कर देता है, तो इसका हो जाता है पीला। इससे मिथाइल ऑरेंज से चेक करेंगे तो पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा है फिनोल्फथैलीन। एक टेस्ट होता है, तो फिनोल्फथैलीन से अगर जांच करा जाए तो फिनोल्फथैलीन से इसका रंग बदल के हो जाता है, फिनोल्फथैलीन से भी ये हो जाएगा, फिनोल्फथैलीन से हो जाता है गुलाबी, पिंक कलर, पिंक कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इतना तरह का टेस्ट कर सकते हैं। एक और टेस्ट रह जाता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं इसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में करेंगे तो इसका क्या होना चाहिए, जानते हैं कि इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में 7 रंग होता है, ABIBGYOR। तो इधर वाला जो है सो एसिड के लिए है और इधर वाला जो है सो क्षार के लिए है, यानी बेस के लिए। तो ये क्षार इधर रहेगा, मैंने इसका रंग इधर रहेगा, चाहे ब्लू रहेगा, चाहे इंडिको रहेगा, चाहे वायलेट रहेगा। तो अगर वायलेट है बैंगनी कलर का तो ज़्यादा क्षार हो गया, इंडिगो आसमानी टाइप का तो थोड़ा कम क्षार है, ब्लू है तो थोड़ा और कमज़ोर क्षार है। तो क्षार की मजबूती के हिसाब से इसका रंग बदलेगा। और जी हो गया तो उदासीन हो गया, ना जी है तो ना तो ये अम्ल है और ना ही क्षार है, अगर इधर हो गया तो अम्ल और क्षार। तो इसका रंग होता है VIB, ये सही है इसके लिए, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए VIB रहना चाहिए, मैंने वायलेट, इंडिगो और ब्लू। ठीक है, ये तीनों कोई कलर आपको हो जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में तो समझेंगे कि ये भस्म है या क्षार है या बेस है, जो भी विशेषता इसका ये है कि इसका ये जब भी जल में घुल करके हमेशा इसका पहचान है कि OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन घुल करके OH आयन प्रदान करता है। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन देता है। ओके, ये इसका पहचान हो गया, OH आयन देता है, झुल करके OH आयन को कहेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, ध्यान रखेगा। तीसरा है, इसका अगला पहचान है कि ये इसके अंदर वसा क्षार, इसमें वसा भी घुल जाएगा, वसा, तेल, गंधक, ये सब घुल जाते हैं। जैसे अगर हाथ में आपका तेल लगा है तो किससे धोएंगे, एसिड से नहीं, आप इसमें किस में धोते हैं, साबुन से। इसका मतलब साबुन में घुल जाता है, इसका मतलब साबुन क्षार है। ठीक है, तो जो भी घुलता है, अब इसी से आप जानते हैं कि जैसे हमारा जब वसा पचाने के लिए, यहाँ पर वसा को पचाने के लिए क्या पेट में स्रावित होता है, पचाने के लिए पित्त स्रावित होता है। पित्तरस जानते हैं ना, बाइल, पित्तरस स्रावित होता है। ये पित्तरस क्या है, क्षार है। तो पित्तरस क्या हो गया, क्योंकि वसा में घुलेगा इसमें, पित्तरस में, तो ये क्षार है। पित्तरस पूछा जाए क्या होगा तो कहेंगे क्षार है। ठीक है, बेस है। ओके, ये जानते होंगे। तो ये अगला है, इसमें क्या होता है, पायसीकरण हो जाता है। पायसीकरण जानते हैं, पित्त जो है क्षार है जिसमें वसा घुल करके एक पायस बना देता है। चलिए, इसी तरह से साबुन भी हमारे हाथ के तेल के साथ लगा हुआ कर हाथ धोते तो उसके साथ मिलकर के पायस बना देता है। तो सेम चीज़ वैसी पायसीकरण होता है। अगला है, इसको अगर हम जब हम इसको रिएक्शन करा देते हैं क्षार को, किससे, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल से अभिक्रिया कर क्या देता है, अभी हम लोग देखे थे, लवण और जल देता है, ये इसकी पहचान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल देता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जब भी किसी क्षार को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या देगा, लवण और जल देगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं HCl NaOH, जैसे यहाँ पर हम देखिए NaOH से रिएक्शन करा दिए HCl से, या फिर MgOH2 को रिएक्शन करा दिए H2SO4 से, किसी से करा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, तो क्या बनेगा इसका, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। तो ये जल बन गया और लवण बन गया। इसमें क्या बनेगा, MgSO4 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, अब MgSO4 प्लस OH2O तो 2 2 4 है, 2H2O बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए ये MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ये भी लवण, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये भी लवण, ये दोनों जल है, ये इसकी पहचान है। ठीक, एक और जान लीजिएगा, जितने भी धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं,
क्षार होते हैं। ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। जैसे आपको Na2O धातु के ऑक्साइड है तो एक क्षार कहलाएगा, धातु का ऑक्साइड हो गया सोडियम का ऑक्साइड। MgO धातु का ऑक्साइड है, क्षार कहलाएगा। CaO धातु का ऑक्साइड है, क्षार कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे LiO लिथियम ऑक्साइड है, क्षार कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सब क्षार हो जाएंगे। अब इसी तरह से अगर इसका हाइड्रोक्साइड देखें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार कहलाएगा। MgOH2 क्षार कहलाएगा। CaOH2 क्षार कहलाएगा। हाइड्रोक्साइड हो गए सब, है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड क्षार कहलाएगा। तो ये सब क्षार कहलाएंगे। तो चाहे ऑक्साइड रहे चाहे हाइड्रोक्साइड रहे, क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑक्साइड से भी, और जैसा इसको क्षार कहेंगे वैसा इसको क्षार कहेंगे, जैसा इसको क्षार कहेंगे वैसा इसको क्षार कहेंगे, जैसा ऐसा। तो चाहे ऑक्साइड रहे चाहे हाइड्रोक्साइड रहे, दोनों क्षार होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो ZnO और ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड चाहे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड कुछ रहे, AlOH3 ये रहे, या फिर इसी से आपका ZnO रहे या ZnOH2 रहे, कुछ इस तरह के। ये सब क्या है, तो जितने ये सब जो है ना, ये Al का और ZnO का, इसको कहा गया है एम्फोटेरिक का उभयधर्मी, उभयधर्मी कहा गया है इसको, क्योंकि ये ऐसा है ना, ये स्पेशली इसको यहाँ पर हम यहाँ मिलाते हैं। जैसे देखिए कि ये देखिएगा, ये ऑक्साइड अगर ये चूर्ण के रूप में रहता है, ये भी चूर्ण के रूप में आता है, तो हाइड्रोक्साइड खर लिक्विड है, ये दोनों चूर्ण के रूप में है, तो ये अम्ल में भी घुल सकते हैं और क्षार में भी घुल सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया उभयधर्मी, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया उभयधर्मी, जो अम्ल की भी तरह व्यवहार करता है और क्षार की भी तरह पर व्यवहार करता है। तो आपको रखना है ध्यान में कि एल्युमिनियम धातु और जस्ता धातु को उभयधर्मी धातु कहा जाता है। ठीक है, ओके। इसमें टीन भी आ जाता है, टीन भी आ जाता है और पी भी, लेड भी आ जाता है, लेकिन आपके प्रश्न में ज़्यादातर एल्युमिनियम और जस्ता से ही प्रश्न रहते हैं। तो टीन अगर रहे तो टीन का भी आंसर आप दे सकते हैं, ये नहीं रहे तो चलिए ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार, क्षारक इसको लिखते हैं या क्षारक, या इसको भस्म लिखते हैं, भस्म या क्षारक के प्रकार ऐसे लिखते हैं, यानी टाइप ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस। तो बेस जो होता है ना, ये दो तरह का है, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है अघुलनशील। जल में घुलनशील और दूसरा होता है जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील। ये ध्यान रखिएगा, बस दो तरह से होते हैं। तो जल में घुलनशील जो होते हैं ये मजबूत क्षार होते हैं, ये मजबूत क्षार होते हैं, और मजबूत क्षार, और ये खास करके ये क्या कहलाते हैं, इस मजबूत क्षार, इसी को क्षार कहता है, इसे क्षार कहते हैं, इसे क्षार कहते हैं, इसको इसी को क्षार कहते हैं, इसे क्षार कहते हैं। जो घुलता है उसी को क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन है, तो जो सबसे पहले एल्कली मेटल्स, एल्कली जो कहते हैं सोडियम वाले एल्कली, या इसी को क्षारीय कहते हैं, या क्षारीय धातु के हाइड्रोक्साइड, क्षारीय धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड, जैसे अल्कली या क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड। अब क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड कौन कौन हो गए, जैसे इसका एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जैसे फर्स्ट ए का, मैंने फर्स्ट ए वर्ग जो होता है ना, उसी को अल्कली वर्ग कहा गया है या क्षारीय वर्ग कहा गया है। तो उसी में से लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए। ठीक है, इस तरह से अब इसमें जो भी आ जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, रुबिडियम हो जाए, सीजियम हो जाए, है ना, ये सब रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए। तो इस तरह से मेनली आपको तीन याद रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब जो होते हैं खास करके ये घुलनशील होते हैं जल में, और ये सब मजबूत क्षार में गिने जाते हैं, सबसे मजबूत क्षार में। ठीक है, और जो मजबूत क्षार होते हैं ये जल में घुल जाते हैं, और ये सब क्या होता है, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। जब इसका जो जलीय विलयन होगा इसे विद्युत का सुचालक होगा। जो मजबूत क्षार हैं वो विद्युत के सुचालक होंगे, विद्युत के सुचालक, और जो कमज़ोर क्षार हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, जो कमज़ोर क्षार है वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक जल में घुलनशील, अच्छा एक ध्यान रखिएगा, जो जल में घुलनशील है इसी को क्षार कहा जाता है। जो जल में घुलनशील नहीं है उसको केवल भस्म कहते हैं, इसको केवल भस्म कहेंगे, इसको क्षार नहीं कहेंगे, इसको क्षार नहीं कहते हैं, इसको क्षार नहीं कहते हैं, क्षार नहीं कहते हैं। क्षार किसको कहेंगे, केवल जल में घुलनशील है उसको क्षार कहेंगे, और जो जल में नहीं घुलनशील उसको केवल भस्म कहेंगे। ठीक है, यानी क्षार मतलब क्या हुआ, एल्कली, इसको कहेंगे एल्कली, एल्कली।
और इसको क्या कहेंगे, अल्कली, और इसको कहते हैं बेस, इसको कहेंगे भस्म। तो भस्म ये भी हुआ, भस्म ये भी हुआ, ये भस्म में दोनों आ गए, भस्म में ये भी है, लेकिन भस्म में एक स्पेशल नाम क्षार है, और ये भस्म है, इसका नाम क्षार नहीं है। तो इसीलिए कभी एक आपसे बोला जाता है, अब इसमें ध्यान रखना है कि भस्म दोनों हुए लेकिन क्षार दोनों नहीं हुए, क्षार केवल घुलनशीलता को हुआ। तो इसलिए एक चीज़ है कि आपको कहते हैं कि सभी क्षार भस्म हैं, क्योंकि भस्म तो क्षार जो है सो भस्म है ही है, लेकिन ये वाला जो भस्म है वो ये नहीं हो सकता, इसलिए सभी भस्म क्षार नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसका देखिए जो जल में नहीं घुलते हैं वो कौन हो जाएंगे, जैसे देखिए जल में नहीं घुलते वो ZnOH होल 2 FeOH होल 2, फेरस ऑक्साइड, फेरक हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से हम कहेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब जो जल में नहीं घुलते हैं, ये सब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हम लोग कहेंगे तो ये सब जल में नहीं घुलते हैं। तो ये सब जो है या फिर हम इसको सीधे कर सकते हैं PbO, इसको हम कर सकते हैं CuO, इसको कर सकते हैं FeO, ये सब भी क्या है, भस्म है, क्षार नहीं है, ये भस्म है, या इसको क्षारक कहते हैं। क्षारक भी एक शब्द आता है, भस्म के लिए दूसरा शब्द आता है क्षारक या भस्म। ये दोनों शब्द का मीनिंग होता है केवल बेस, बेस इसका भी, ये भी बेस है। तो बेस जो है कंप्लीट शब्द के लिए देंगे, लेकिन अल्कली स्पेशली जो घुलेगा उसके लिए अल्कली इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपका दो तरह का है, एक जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं वो मजबूत हैं, और जो जल में नहीं घुलनशील होते हैं वो कमज़ोर थोड़ा होते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये काफ़ी मजबूत क्षार होते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं क्षार का उपयोग देख लें, उपयोग क्या क्या है। तो देखिए कुछ क्षार काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। कुछ क्षार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये नंबर में लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग होता है लिथियम बैटरी में, लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं ना आजकल, जो आपको मोबाइल वगैरह में रहता है, लिथियम आयन बैटरी में इसका उपयोग होता है, लिथियम आयन बैटरी बनाने में। ठीक है, क्योंकि हम कहे थे कि मजबूत क्षार है, मजबूत क्षार जो विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इसका उपयोग होता है। लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल वगैरह में आजकल के जो ऑटो वगैरह हो गया जिसको बैटरी से चलते हैं, उसका बैटरी लिथियम आयन बैटरी आप खूब सुने होंगे इसमें बनाने में। इसी तरह से एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी मजबूत क्षार है, इसको नाम है कास्टिक सोडा, इसका नाम ही है कास्टिक सोडा। ध्यान रखिएगा, नाम भी कभी कभी पूछता है कास्टिक सोडा। कास्टिक मतलब दाहक, दाहक जलाने वाला, दाहक सोडा कह सकते हैं, जला देने वाला सोडा। ठीक है, इसी को कहते हैं कास्टिक, कास्टिक मतलब जला देने वाला। तो ये काफ़ी मजबूत क्षार है, इसलिए नाम ही रहे कास्टिक सोडा। और ये सफ़ेद पाउडर टाइप का आता है और बड़ा ही तेज़ी से सफाई के भी काम में आते हैं इसको। और इसका उपयोग है मेनली कठोर साबुन बनाने में, हार्ड साबुन, कठोर साबुन बनाने, डिटर्जेंट बनाने, डिटर्जेंट समझ रहे ना, मतलब पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर बनाने, ठीक है, बनाने में, सफाई कार्यों में, सफाई कार्य में। ठीक है, ये इसका है। और इसके बाद हम लोग एक और है, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो KOH का जो है काफ़ी, ये भी मजबूत क्षार है, ये दोनों मजबूत क्षार की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका उपयोग जो है, इसको हम लोग कहते हैं सौम्य साबुन या मृदु साबुन बनाने में। मृदु साबुन स्नान वाला, मृदु साबुन जो स्नान करते हैं हम लोग, जिससे नहाते हैं, मृदु साबुन बनाने में, इसका उपयोग मृदु साबुन बनाने में। ठीक है, ये देखिए, ये सब कठोर साबुन बनाने में, ये मृदु साबुन बनाने में। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास, कि वो इसको कास्टिक पोटास कहा जाता है, कास्टिक पोटास। पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए मैंने ये भी दाहक है, लेकिन पोटास है और थोड़ा सा कमज़ोर होता है उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में, इसलिए ये थोड़ा सा सौम्य साबुन बनाने में काम करता है, जिसको नहाने वगैरह काम करते हैं। चलिए, इसका जो अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक कमज़ोर क्षार है और ये थोड़ा कम घुलनशील होता है, जल में कम घुलनशील है, ये सब ज़्यादा घुलनशील है, कमज़ोर है। इसका उपयोग क्या करते हैं, देखिए ये सबसे बड़ा उसको, इसका नाम पहले देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, नाम याद रखिएगा। जैसे इसका कास्टिक पोटास कहते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, यानी वो इसको क्या कहते थे, कास्टिक सोडा कहते हैं, नाम याद रखिएगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका उपयोग किस में होता है, तो ये एंटासिड के रूप में होता है, एंटासिड या कब्ज का दवा, कब्ज का दवा, कब्ज का दवा।
ठीक है, इसका उपयोग इसमें, और इसका चीनी उद्योग में इसका उपयोग होता है, चीनी उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, अच्छा KOH के विषय में ये इसका उपयोग है। हम KOH के विषय में बताते हैं, कभी कभी पूछता है ये CO2 गैस और SO2 गैस का अवशोषक है, गैस का अवशोषक है, ये भी याद रखिएगा, गैस का अवशोषक है, मतलब खींचता है, इसको सोख लेता है। तो KOH CO2 गैस और SO2 गैस का अवशोषक भी है, ये भी याद रखिएगा। MgOH चीनी उद्योग में होता है, मोलासिस द्वारा चीनी बनता है, उस समय इसका उपयोग करता है, उसको चीनी को साफ करता है, गंदगी को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेकिन केवल MgO रहे तो इसका नाम होता है केवल मैग्नीशिया, इसका नाम होता है केवल मैग्नीशिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, हम लोग CaO समझ लेते हैं। CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम या कली चूना, क्विक लाइम या कली चूना, कली चूना, या इसी से बनता है। जो अगर जल में घोलते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल में घोलते हैं इसको तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO को जल से अभिक्रिया करा दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इसको कहते हैं बोझा चूना, स्लैक्ड लाइम, इसी को कहते हैं स्लैक्ड लाइम। ठीक है, और दोनों का उपयोग एक ही रहेगा, क्या, ये गारा बनाने, घर के रंगने पोतने, रंगाई पोताई, सबका एक ही उपयोग है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने, ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है ना, इसी से बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, पाउडर में। चमड़े के बाल साफ करने, चमड़े का बाल जानवरों में साफ किया जाता है, बाल साफ करने। कठोरता, जल की कठोरता दूर करने, जल की कठोरता दूर करने, ये सब इसके विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। या मिट्टी की अम्लता दूर करने, मिट्टी की अम्लता दूर करने, मिट्टी अगर में अम्लता बढ़ जाए, एसिडिटी अम्लता दूर करने, ये सब इसके उपयोग हैं। तो कहते हैं चूना छिड़क दो, ये इसका है। तो देखिए इसका बुझा चूना है, इसको बुझा चूना कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। और इसका गारा बनाते हैं, जो घर का रंगाई पुताई करते हैं उसको गारा कहते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इसी से बनता है। चमड़ा का बाल साफ होता है। जल की कठोरता, जल में हार्डनेस हो उसको हटाया जाता है। अगर मिट्टी एसिडिक हो गया है जिससे खेती बाड़ी नहीं हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, धीरे धीरे ज़्यादा कभी जैसे बरसात का पानी वगैरह लगे रहता है, सड़ने गलने से एसिडिक हो जाता है, तो उसके अंदर अम्लता बढ़ जाती है, और तब हम लोग उसमें चूना छिड़क देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग हम लोग जले घाव, अम्ल से जला हुआ घाव में, अम्ल से जला घाव का दवा बनाने में, दवा में। ठीक है, इसका भी उपयोग करते हैं। और एक होता है AlOH होल 3 अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड भी जान लीजिए, इसका उपयोग करते हैं एंटासिड में, एंटासिड में। एंटासिड क्या है, तो एंटासिड क्या है, गैस माने अम्लता दूर करने। एंटासिड या इसको कहते हैं अम्लनाशक, इसको कहा जाता है अम्लनाशक, हिंदी में कहेंगे तो अम्लनाशक। ये गैस का गोली होता है। तो ये देखिए स्पेशली क्या होता है, MgOH होल 2 प्लस AlOH होल 3, इसको दोनों को मिला देते हैं तो ये सबसे बढ़िया एंटासिड बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड मिला करके हमारा बनता है एंटासिड, जो अभी आप डाइजिन की गोली खाते होंगे। ठीक है, तो डाइजिन की गोली में यही रहता है। ठीक है, तो इस का आधुनिक परिभाषा हम देख लें, परिभाषा में उसी तरह से कुछ परिभाषा है। पहला है वही आर्हेनियस, जैसे उसमें हम लोग देखते हैं आर्हेनियस। तो आर्हेनियस का नियम ही है किस पर, जल में घोल करके देखता है ये। तो इसमें क्या है, जल में घुल करके वहाँ पर अम्ल में क्या देता था, H प्लस आयन है, यहाँ पर क्या दे रहा है OH माइनस। जल में घुलकर OH माइनस आयन देना है, OH माइनस आयन देता है। ये हो गया क्षार। अगर आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा पूछे तो कहेंगे कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुल करके OH माइनस आयन है, इसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, उसी कहेंगे हम क्षार। जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है जल में घुल करके, उसे कहेंगे क्षार। ओके, और दूसरा है जो जल में ये जल की बात करता है, दूसरा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये आर्हेनियस का हो गया था, दूसरा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड
थ्योरी या लॉरी ब्रोंस्टेड के अनुसार, लॉरी ब्रोंस्टेड के अनुसार जो क्षार होगा वो क्या होगा, ये प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, वो देखिएगा, हमेशा देखिएगा वहाँ पर प्रोटॉन अम्ल का उल्टा बात कर रहे हैं। वहाँ पर लॉरी ब्रोंस्टेड करता था प्रोटॉन देने की क्षमता रखता था, H+ आयन निकालता था, और यहाँ पर कहता है कि लॉरी ब्रोंस्टेड यहाँ पर कहता है प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। जब प्रोटॉन ग्रहण करता है माने ये प्रोटॉन ग्राही होगा, प्रोटॉन ग्राही होगा तो इसको कहेंगे लॉरी ब्रोंस्टेड के अनुसार क्षार कहेंगे। ठीक है, अब जैसे इस OH- है तो क्या होगा, एक H+ लेगा ही लेगा, तो इसलिए पक्का है कि ये क्षार हो गया। तीसरा एक परिभाषा याद रखना है कि प्रोटॉन ग्राही को क्या कहेंगे, तो लॉरी ब्रोंस्टेड क्षार कहेंगे। जो OH- रहेंगे तो क्या कहेंगे, तो इसको आर्हेनियस क्षार कहेंगे। और एक होता है लुईस कहते हैं, लुईस सिद्धांत। तो लुईस सिद्धांत के अनुसार क्या है, लुईस के अनुसार क्षार कौन होगा, तो वहाँ पर आप इसका ठीक उल्टा कि जो एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो देता है, इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी प्रदान करता है, निर्जन जोड़ी प्रदान करता है, देता है, प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कोई निर्जन जोड़ी देने के लायक सक्षम हो। जब इलेक्ट्रॉन देने, जैसे अभी NH3 के पास आप जैसे देखते हैं NH3 में होता है ना कि एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है और 3 को H इधर से खत्म हो जाते हैं, इसके पास एक निर्जन जोड़ी है बचा हुआ, तो ये किसी को दे सकता है। तो ये क्या हुआ है, अगर पूछा जाए NH3 क्या है, तो NH3 एक लेविस क्षार है, NH3 लेविस क्षार है, लुईस क्षार कर सकते हैं इसको, लुईस क्षार है, लुईस क्षार है। क्यों लुईस क्षार हुआ, क्योंकि इसके पास एक निर्जन जोड़ी देने की क्षमता है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्षार को काफ़ी शॉर्ट में और पूरे इसके सिलेबस को आपको हम लोग देखे हैं, और इतने से आपका प्रश्न पूरी तरह से कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, सारे प्रश्न पकड़ में आ जाते हैं। और हम समझते हैं कि कम समय में हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं, और आपका क्षार और अम्ल हम लोग पूरा देख चुके हैं। एक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग साल्ट और pH को देखेंगे। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।